नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग रो को देखते हैं जो कि एक नोवेल पढ़ रही होती है और वह सोचती है कि काश उसकी ज़िंदगी भी इतनी अमीरों वाली होती, उसे कंपनी से ऐसे रिजेक्ट नहीं होना होता। एक हफ्ते में वो 4 कंपनी से रिजेक्ट हो चुकी थी। वो अपने गॉड से प्रे करती है कि गॉड जी मुझे भी अमीर बना दो। ये तो हम सब की विशेष होती हैं, लेकिन गॉड जी उसकी विश को कुछ ज़्यादा ही जल्दी सुन लेते हैं और उसे ट्रांसमिग्रेट करके उसी नॉवल में भेज देते हैं जो नॉवल वो पढ़ रही थी। गॉड जी की मूर्ति रो के सर से टकराती है और वो ट्रांसफ़र होकर के पहुंच जाते उस नॉवल में, जहाँ पर कि फ़िलहाल वो गू नाम के एक बंदे के पीछे पड़ी हुई थी और गू उसी की कज़न सिस्टर जिजी को पसंद करता था। रो को वो बुली कर रहा होता है कि तुम मुझे पाने के लिए जिजी को बुली कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर जब रो होश में आती है तो उसे थोड़ा वक्त लगता है समझने में। वो तो अपने कमरे में मस्त बैठ करके नॉवल पढ़ रही थी, वो ये कहाँ आ गई। फिर उन दोनों कैरेक्टर के नाम सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो उसी नॉवल में है जिस नॉवल को वो पढ़ रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो एक्चुअल में एक विलेन कैरेक्टर में है, लेकिन बंदी है बहुत ही अमीर। अब वो सोचती है कि चलो अब वो अपना किस्मत बदलेगी। वापस से यहाँ पर सब कुछ बैक टू नॉर्मल होता है। गू रो को बुली करने लगती है तो रो उसे कहती है देख भाई अब मैं ना इंटरेस्टेड नहीं हूँ तेरे में, बेहतर होगा ना कि तू भी मेरे से अब दूर रह। गू को लग रहा होता है कि वो एक्टिंग कर रही है और फिर वो वहाँ रखा हुआ पानी पी लेती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो अपनी कहानी के बारे में सोचती है कि एक्चुअल में इनके 3 भाई हैं, तीनों बहुत अमीर हैं, लेकिन वो लोग हमेशा ही रो से चिढ़े रहते हैं क्योंकि वो गू के पीछे पड़ी रहती थी। इसी वजह से वो अब अपनी किस्मत बदलने का सोच रही होती है, लेकिन तभी उस पर वो दवा असर करने लगता है जिसको कि जिजी ने पहले ही टैम्पर्ड कर दिया था और वो एक मस्त मस्त लड़का ढूंढते हुए वहाँ से बाहर निकलती है और मिलती है इस कहानी के मसल्स वाले हीरो निक से। उसे नहीं पता था कि निक कौन है, लेकिन वो बंदा उसे काफ़ी हैंडसम लगता है और उसे चिपक जाती है और उसका हेल्प करने के लिए कहती है। निक कहता है कि मैं गोल्ड डिगर से दूर रहता हूँ। उसे लगता है कि रो भी एक गोल्ड डिगर ही है और उसके साथ नाइट स्पेंड भी इसलिए करने आई है। रो उसे कहती है कि मैंने खुद को ही यहाँ पर लव ड्रग दे लिया है तो मेरा हेल्प करो। निक उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है। वैसे तो वो यहाँ पर रो को ऐसे बाथटब में डाल देता है ताकि ठंडे पानी से उसे होश आ जाए और डॉक्टर को यहाँ पर बुला देता है, लेकिन रो से वेट नहीं हो रहा था और वो निक को कहती है डोंट वरी मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारे पैसे लेने के लिए तुम्हारे पास नहीं आ रही हूँ और तुम यहाँ पर मेरा हेल्प करो। फिर वो दोनों मेकआउट करते हैं। अगली सुबह जब रोज़ जगती है तो देखती है कि गू कितना मस्त मस्त दिख रहा है। जाने से पहले वो जैसे ही पैसे देने के लिए अपना पर्स खोलती है उसमें बहुत सारा कैश और वो देख करके काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और उनमें से कुछ पैसे निक को दे करके चली जाती है। निक का सेक्रेटरी यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि एक बंदे ने निक को सिर्फ इतने थोड़े से पैसे दिए उसकी सर्विस के बदले। निक उसे कहता है इस लड़की के बारे में मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। निक का यहाँ पर मेल ईगो हर्ट हो चुका था। दूसरी तरफ हम लोग रो को देखते हैं जो कि ड्राइव करते हुए ऐसे घर पहुँचती और उसने अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की हुई थी। घर जब जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि उसके बहुत सारे हेल्पर सब है जो कि उसके लिए इतने सारे गिफ्ट ज्वेलरीज लेकर के आए हुए हैं। उनमें से रो को चूज करने के लिए रो सोचती है क्या ज़िंदगी है यार, मस्त अमीर हूँ मैं इसी नॉवल में रहना चाहती हूँ। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी उसे निक गू का कॉल आने लगता है और वो उसका फ़ोन ये उठा करके काट देती है कि काहेला पीछे पड़े हो बे, समझ में नहीं आता क्या कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। घर का बटलर जब ये बात सुनता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है कि जो लड़की आज तक इस तरीके से गू के पीछे पड़ी रहती थी वो उसे इस तरीके से डांट करके फ़ोन कट कर रही है। सब आपस में बात करने लगते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं। उसे पता चलता है कि वो गू को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे खासे पैसे उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही थी। वो भी करने से मना कर देती है और बटलर को कहती है कि सारे कॉपरेशन कैंसिल कर देने के लिए। बटलर ये बात सुन करके समझ जाता है कि फाइनली रो को दिमाग आ चुका है कि गू उसके लिए सही नहीं है। फिर वो अपने सबसे पहले भाई से मिलती है जो कि एक मॉडल था और वो इनमें सबसे ज़्यादा फ़नी था और शुरुआत से वो रो को थोड़ा सपोर्ट भी किया करता था। वो रो को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। रो उसे कहती है हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलता है कि मैं अपनी बहन को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। वो उसे ताड़े जाती है।
उसका भाई पूछता है क्या हुआ, तो रो कहती है वो है ना, मेरा भाई बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से उसे गू का कॉल आता है और वो ये ब्लेम कर रहा था कि उसने जीजी के कॉफ़ी शॉप के गमलों को तोड़ दिया है, और इस तरीके से वो उसे रोई जा रही है। वहाँ पर आ करके वो सॉरी बोले। जब ये बात रो के भाई को पता चलता है तो भड़क जाता है कि उस इंसान की इतनी हिम्मत। वो दोनों उस फ्लावर शॉप पर पहुंचते हैं और उसका भाई फुल ऑन अब रो के सपोर्ट में था। अंदर जाने पर वो लोग देखते हैं कि गू और जीजी यहाँ पर है। गू रो पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ पर जीजी को क्यों ही बुली कर रही हो, तुमने उसके शॉप के फ्लावर्स ऐसे तोड़ दिए हैं। रो से कहती है कि माना कि तुम थोड़े से अकल के अंधे हो, लेकिन इतने बेवकूफ़ हो गए ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम मुझसे सॉरी बुलवाना चाह रहे हो ना, चलो ठीक है। वो वहाँ पर रखा हुआ सबसे महंगा वेस्ट चूज करती है और जाकर के उसे तोड़ देती है, और तब कमेंट के लहजे में जीजी को कहती है ओह आई एम सॉरी, मेरे हाथ से गलती से ये स्लिप कर गया। घूस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी। अगर तुम मेरे सामने न्यूड भी खड़ी रहोगी ना, तब भी मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा। अब कोई भाई अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सुन सकता है, चाहे वो उससे जितना भी चिढ़ता हो। जब ये बात रो का भाई सुनता है तो वो तुरंत गू की पिटाई लगाने लगता है कि अपने औकात में रहो, तुम मेरी बहन के बारे में ये बात बोल रहे हो। मस्त 2-3 फ्लावर पॉट ऐसे तोड़ने के बाद उसका भाई रो को वहाँ से लेकर के जा रहा था। गू वापस से रो से पंगे लेने का कोशिश करता है, लेकिन उसके भाई की वजह से वो शांत रह जाता है। रो यहाँ पर अपने भाई की बड़ाई कर रही थी कि वाह तुम कितने स्ट्रांग हो। दोनों वहाँ पर ऐसे स्वैग वाली एंट्री लेते हुए ये होली का फुलझड़ी जला करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। खैर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर जब वो घर जाती है तो वहाँ पर वो और अपने दोनों भाइयों से मिलती है। उनके जो 2 भाई थे, बड़ा वाला भाई तो काफ़ी सिंसियर है, रो की गलतियों को माफ़ कर देता है, लेकिन जो ये बीच वाला भाई है वो रो से कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा रहता था। और रो को ये बात बाद में पता चलता है। दोनों टॉम एंड जेरी की तरह यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसकी मॉम जीजी को लेकर के आती है। जीजी ने अपने अच्छापन का इतना अच्छा पर्दा यहाँ पर उनकी आंखों पर डाला है कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जीजी सबसे अच्छी है, भले ही रो उनकी खुद की बेटी है। और वो रो पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने जीजी को क्यों ही बोली किया। जीजी एक्चुअल में उनकी कज़न सिस्टर थी। जीजी के मॉम डैड के गुजर जाने के बाद यहाँ पर रो के ही मॉम डैड ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए घर में अपनी टांगे पसारते जा रही होती है। अब यहाँ पर रो कहती है मैंने जो भी गलती किया मेरे भाई मेरे सपोर्ट में है, और मैं इस लड़की को कभी भी सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ। उसका भाई यहाँ पर रो का सपोर्ट करते हुए उसे एक बड़े पार्टी में ले जाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि रो कहती है मैं ऐसे कपड़े पहन करके तो पार्टी में नहीं जा सकती ना। उसका भाई कहता है बात तो सही कर रही हो, चलो पहले तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस चूज करते हैं। फिर वो रो के लिए ड्रेस वगैरह की शॉपिंग करता है। वो और उसका बड़ा भाई दोनों उस पार्टी में पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलने वाले थे। जिनकी ये पार्टी थी वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। निक वहाँ पर आता है। ये निक की फैमिली ने पार्टी थ्रो की हुई थी, ये बात रो को पता नहीं था। निक यहाँ पर रो को देख करके सोचता है लिटिल लायर गर्ल तुम मुझसे वापस मिल गई। वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि गू और जीजी भी आए हुए थे। और इस तरीके से जो जीजी थी वो निक की ग्रैंडमदर को इम्प्रेस करने का कोशिश कर रही होती है, ताकि गू की कंपनी को कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रो अपने भाई के साथ एंट्री लेती है तो सबकी नज़रें वहीं पर टिक जाती है, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग ही रही थी। सब रो का काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। जीजी उसे देख करके जलने लगती है कि लड़की जब भी आती है मेरा लाइमलाइट हमेशा ही छीन लेती है। उसका भाई अपना बिजनेस लोगों से बात करने के लिए चले जाता है, और रो अकेले ही पार्टी एंजॉय कर रही थी। गोजी जी के सपोर्ट में था, और रो कहती है जाओ जाओ अकल के अंधो, मुझे वैसे भी तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो इन्हें इग्नोर करके अपना पार्टी अकेले ही एंजॉय करने का डिसाइड करती है। सारी फैमिलीज़ यहाँ पर एक एक करके निक के ग्रैंडमदर को गिफ्ट देने के लिए जाती है। जीजी यहाँ पर थोड़ी देर में ग्रैंडमदर को गिफ्ट देने के लिए जाती है। जब वो गिफ्ट देने के लिए जाती है तो वो उसके पैसे बता रही थी ताकि वो उन्हें इम्प्रेस कर सके, बट उनसे पता नहीं था कि वो उनके वेल्थ का 0.001% भी नहीं है जो वो शो ऑफ कर रही है। इधर रो कहती है कि आखिरकार ये किसकी ग्रैंडमदर है। उसका बड़ा भाई उसे बताता है कि निक नाम का एक बंदा है जो कि बहुत ही रूथलेस है। तभी वहाँ पर निक एंट्री लेता है उस पार्टी में,
रो की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है निक को देख करके, क्योंकि जिस लड़के को वो एक मेल मॉडल समझ करके नाइट आउट करने के बाद पैसे दे करके आई थी, वो तो एक्चुअल में इतना रिचेस्ट इंसान निकला। और वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि वो बहुत ही रूथलेस है। उसके भाई के बताने के हिसाब से अब निक खुद को छुपा लेता है, रो यहाँ पर खुद को छुपा लेती है और वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से खिसक लेती है। जब वो वॉशरूम में पहुँचती है तो निक ने यहाँ पर पहले से ही उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर करके रखे हुए थे। वो सीधे निक के रूम में पहुँच जाती है। अब वो निक को कैसे फेस करे वॉशरूम जाने का बहाना बना देती है। फिर वो वॉशरूम जाती है तो वो सोचती है उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। निक अगर इतना रूथलेस है तो वो उसे फिर से जान से मारने की कोशिश कर सकता है। रो वहाँ से बाहर निकलती है तो निक उसके पैसे लेकर के बैठा हुआ था और कहता है, तुमने मुझे मेरी सर्विस के लिए सिर्फ इतने ही पैसे दिए, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ? राहुल से कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो। अगर पता होता तो मैं कभी तुम्हें प्रोवोक ही नहीं करती। और उस दिन एक्चुअल में मुझे लव डोज दिया गया था, दैट्स वाई मैंने ऐसा बिहेवियर किया था। निक उस रात के बाद राहु मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था और उसके साथ वो आगे भी ये रिलेशनशिप रखना चाह रहा था, लेकिन रो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। जब उसे रोक रही होती है तो कहती है कि देखो तुम अब ये थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो। निक यहाँ पर रो को फ़ोन लेता है और उसके फ़ोन में अपना नंबर दे देता है और कहते हैं कि अगर मेरे कॉल पर वो अवेलेबल नहीं हुई तो वो उसके भाइयों को जा कर के बता देगा कि उनके बीच क्या रिलेशन है। फिर रो बाहर जाती है और वहाँ पर वो ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंड मदर यहाँ पर जानती थी उसे और वो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेव करती है और फर्स्ट मीटिंग में ही रो को अपने ही बर्थडे पे ये ब्रेसलेट गिफ्ट करने लगती है। रो को समझ में नहीं आता ये ब्रेसलेट उसके लिए क्यों है। निक की वजह से ग्रैंड मदर ऐसा कर रही थी, उन्हें पता था कि निक रो में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पर रो को इतना प्यार मिलते हुए देख करके जीजी को जेलस होने लगता है और रो तो समझ रही थी कि सब कुछ निक की वजह से है। आफ्टर पार्टी नेक्स्ट डे वो अपने भाई के साथ पार्टी करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसके भाई ने रो को गू से मूव ऑन कराने के लिए मस्त मस्त वाले मेल मॉडल मंगाए हुए थे। और वो कहता है तुम्हारा भाई सबसे बेस्ट है, तुम गू को भूल जाओगे। देखो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे स्लॉट में लड़के आए हुए हैं। लेकिन रो की तो नज़रों में निक की ये बॉडी चढ़ी हुई थी और उसको उसके सामने और किसी भी इंसान का, किसी भी लड़के का बॉडी खूबसूरत दिख ही नहीं रहा था। और यहाँ पर ये सब कुछ होते हुए निक देख लेता है। वो अपने सेक्रेटरी को भेजता है, रो को मेरे बॉक्स में बुलाओ साथ में ड्रिंक करने के लिए। रो को उसका सेक्रेटरी लेने के लिए जाता है और रो को शुरुआत में नहीं पता था कि आखिर कौन उसे ड्रिंक करने के लिए बुला रहा है, लेकिन जब वो जाती है तो वह देख के शॉक्ड हो जाती है कि वो कोई और नहीं निक है। वो उसे कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो इस बात पर वो उसे कहती है कि वो अपने भाई के साथ यहाँ पार्टी करने के लिए आई हुई है, दैट्स वाई। बट वो कहता है कि एक्चुअल में मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हिडन गर्लफ्रेंड बन करके रहो। अब वो अपनी डिग्निटी को सेव करना चाहती थी, दैट्स वाई वो कहती है ऐसा है ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हिडन लवर तो बनने से रही, हाँ अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरे हिडन लवर बन सकते हो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर निक जानता था कि बात तो एक ही है, दोनों में से कोई जब वो निक के क्लब से निकलती है तो उसका भाई उसे डांट लगाता है कि वो किधर थी। रो यहाँ पर बहाना बना देती है, वो अपने भाई को नहीं बताना चाहती थी कि वो फ़िलहाल यहाँ पर इस तरीके से निक से कनेक्टेड है, क्योंकि निक के बारे में बहुत सारे रूमर्स थे। उसके भाई को अपनी बहन की फ़िक्र हो रही थी, दैट्स वाई उसे समझाता है कि वो कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करेगी। वो वॉशरूम के लिए जाता है तभी निक यहाँ पर आता है और रो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। रो को लगता है कि शायद वो उसे रोमांस करने के लिए लेकर के जाएगा, लेकिन वो काम कर रहा होता है और रो उसे छेड़ रही होती है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से वो तो उसके साथ रोमांस करने ही आई थी। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है निक जिसे ढूंढ रहा है वो फ़रार हो गया है वापस से। उसके जाते ही रो कहती है लगता है मैंने कुछ ऐसा सुन लिया जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था, क्या निक मुझे पनिश करेगा। वो ये बातें फ़नी वे में बोल रही होती है, चीज़ों को तो निक भी समझ रहा होता है। वो रो को कहता है मुझे झूठ नहीं पसंद है और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं पनिश तो तुम्हें करूँगा ना। फिर वो दोनों यहाँ पर मेकआउट करने लगते हैं। निक यहाँ पर रो को अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि इसे रखो, तुम्हें जो भी खरीदना होगा खरीद लेना। रो कार्ड तो रख लेती है, लेकिन फिर उसे दिमाग आता है 1 मिनट, इस रिलेशनशिप में मास्टर तो मैं हूँ तो पैसे तो मुझे निक को देने चाहिए, फिर वो मुझे क्यों दे रहा है। उसे पता नहीं था कि उल्लू उसका बन रहा है ना कि निक का।
वो बाहर जाकर के अपने सेक्रेटरी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करता है। रहो जब घर लौटती है तो उसका मिडल वाला भाई उससे पूछ रहा होता है कि वो पूरी रात कहाँ थी। रहो कहती है कि एक्चुअल में वो अपनी फ्रेंड के घर स्टे कर गई थी। उसका भाई उसे कहता है तुम्हें जॉब पर भी जाना होता है, याद रखा करो। रहो को याद आता है पिछले जन्म में वो गू की सेक्रेटरी बनने के लिए मरी जा रही थी। इस बार वैसा कुछ नहीं करने वाली है। उसका बड़ा भाई उसे कॉल करके कंपनी में काम के लिए बुलाता है, क्योंकि रो को काम तो करना पड़ेगा। सोचती है अमीर होने का क्या ही फ़ायदा जब काम करना पड़े। उसका भाई उसे एक कॉफ़ी शॉप पे लेकर के जाता है उसका मूड ठीक करने के लिए। तभी वहाँ पर वो जीजी को काम करते हुए देखती है। वो कहती है तुम काम क्यों कर रही हो, मॉम तुम्हें पैसे तो देती है ना। वो चुपचाप काम में लग जाती है। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तब गू यहाँ पर आता है रो को डांटने के लिए कि वो जीजी को बुली कर रही है। रो जानती थी कि उसने उसका कंप्लेन कर दिया है। उसका भाई उसका सपोर्ट करता है और कहते तुम मेरी बहन से दूर ही रहा करो। तभी वहाँ पर जीजी आती है और उनके सामने अच्छा बनते हुए कहती है मुझे रोज़ से अकेले में कुछ बात करना है। रो ने यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। जीजी से कहती है आई नो तुम्हें जेलस होता होगा, तुम्हारी मॉम मुझसे प्यार करती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार करता है, उसे तो पता भी नहीं होगा कितना बड़ा उल्लू है। मैं कैसे इनोसेंट बन के ये सब कुछ करती हूँ, देखना अभी भी उसे फंसाती हूँ। वो नीचे बैठ करके रो से माफ़ी मांगने लगती है, एक्टिंग करने लगती है कि वो उसे बुली कर रही है। तभी वहाँ पर ये देखते हुए गो यहाँ पर आता है और जीजी को लेकर के जाने लगता है रो को डांटते हुए। रो खींच करके उसे एक लात मारती है और कहती है अब फाइनली तुम्हारी आंखें खोलने का वक्त आ गया। वो यहाँ पर उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुना देती है जहाँ पर कि जीजी अपना सच्चाई बोल रही है। और जब यहाँ पर गू को पता चलता है कि जीजी कितनी कनिंग है और वो इसी तरीके से रो को फंसाया करती है तो वो गुस्से में आ करके उससे ब्रेकअप कर लेता है और रो से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि जीजी एक्चुअल में इतनी कनिंग है। हाँ, जैसे रो को अब घंटा फ़र्क पड़ ही रहा होता है। वो उसे खींच करके थप्पड़ मारती है और कहती है चलो फुटो यहाँ से, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। आफ्टर दैट वहाँ पर उसका भाई उसका सपोर्ट के लिए आता है, पूछता क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। रो कहती है नहीं प्रॉब्लम तो था लेकिन मैंने उसे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर वो ऐसे गू से पूरी तरीके से डिस्टेंस बनाते हुए अपने भाई के साथ मस्त वहाँ से जाती है और अगले दिन अपनी मॉम का बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए उस पार्टी में पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी मॉम रो के गिफ्ट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और जीजी एक सस्ता सा नेकलेस लेकर के आई थी, वो उसे भाव दे रही थी। यहाँ पर उसका भाई लोग उसकी मॉम को कहता है कि वो रो के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है, रो उसकी असली बेटी है। उसकी मॉम कहती है क्योंकि वो बहुत ही बुरी है, बहुत ही विशियस कैरेक्टर की है इसलिए। और तभी वहाँ पर रो आता है, आदत के हिसाब से निक आता है तो आदत के हिसाब से रो उससे चिपकने लगती है लेकिन फिर एक डिस्टेंस मेंटेन करती है क्योंकि घर वालों को उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है। निक भी कहता है यहाँ तो मैं उल्टा ही देख रहा हूँ, लोग अपनी बेटियों को छोड़ करके एक अडॉप्टेड डॉटर को इतना प्यार कर रहे हैं। खैर जो भी हो, मुझे तो पहले ही पता है कि रो की मॉम कितनी बायस्ड है। फिर निक यहाँ पर अपने बिजनेस लोगों से लग जाता है और उनके भाइयों को लगने लगता है। निक और रो के बीच में कुछ चल रहा है क्या। वो रो को उस डेमन के पास नहीं जाने देना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि निक उन्हें हर्ट कर सकता है। गू यहाँ पर वापस से रो से माफ़ी मांगने के लिए आता है इस उम्मीद में कि वो तो उसे माफ़ी कर देगी, बट वो उसे रिजेक्ट कर देती है। जीजी यहाँ पर जानबूझ करके रो का ड्रेस ख़राब कर देती है और फिर चेंज करने के बहाने उसे लेकर के जाती है। रो भी जानती थी कि वो क्या प्लान करने वाली है, दैट्स वाई वो उसके साथ चली जाती है। वो उसे पानी पीने के लिए देती है और पानी पीते ही यहाँ पर रो बेहोश हो जाती है। तभी वो बाहर से एक मेंटल इंसान को बुलाती है और ऐसे रो के साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो मेड थी जिसको किसी ने हायर किया था वो कहती है कि रो के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है। सब जल्दी जल्दी ऊपर देखने के लिए जाते हैं। गुस्से में रो की मॉम कहती है कि अगर इस कमरे के अंदर रो हुई तो वो उसे घर से बाहर निकाल देगी क्योंकि उसने उसका इमेज सबके सामने ख़राब किया है। निक भी यहाँ पर था, उसे रो की फिक्र हो रही होती लेकिन कहीं ना कहीं उसे ट्रस्ट था कि वो तो उसमें होगी नहीं। तभी वहाँ पर उसके भाई लोग उसका सपोर्ट करते हैं। कमरे को अंदर खोलते ही कमरे में अंदर जीजी निकलती है। अब ये देख करके सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा रो की मॉम को शौक लगता है। रो बाहर से आते हुए कहती है अरे बहन इतनी भी क्या जल्दी थी, कम से कम पार्टी ख़त्म होने का इंतज़ार तो कर लेती है। गू से ब्रेकअप हुआ नहीं कि तुमने दूसरे को ढूंढ लिया।
फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि रो ने तो वो पानी पिया ही नहीं था और वो जीजी को ज़बरदस्ती वो पानी पिला देती है और उस पागल इंसान के साथ छोड़ देती है। अब ये इस कंडीशन के बाद भी रो की मॉम जीजी को माफ़ करने के बारे में सोच रही थी। जीजी माफ़ी मांगने लगती है कि उससे गलती हो गई और वो कह रही थी कि रो ने उसे फंसाया है। रो कहती है अच्छा मैंने फंसाया तो चलो ठीक है, क्यों ना हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं कि इस पागल इंसान को घर में लाया कौन। जीजी जानती थी कि उसका पोल खुल जाएगा, इसी वजह से वो मना करने लगती है। रो कहती है तुम किस बात के लिए डर रही हो, तुम तो इनोसेंट हो ना। निक कहता है आंटी आपने कहा था कि इस कमरे में जो भी होगा आप उसे घर से निकाल दोगे, अब आपकी प्यारी बेटी जीजी है तो क्या आप उनके लिए बायस्ड होने वाली हो। अब सबके सामने थी वो, तो उसको जीजी को घर से बाहर निकालना पड़ता है और अब से वो उससे कोई रिलेशन नहीं रखने वाली थी। इन सब का जिम्मेदार जीजी रो को ही मान रही थी। बाहर जाकर के रो मस्त अपना केक खा रही होती है, तभी वहाँ पर निक आता है। उनके बीच रोमांस भी चल ही रहा था कि रो के भाई लोग आ जाते हैं। वो जैसे तैसे करके सिचुएशन संभालती है। अगले दिन रो अपने भाई के साथ काम करने के लिए गई हुई थी, तभी वहाँ पर निक रो के भाई की कंपनी के साथ टाई अप करने के लिए आता है। डील वैसे तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसका भाई का सवाल था कि उसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। वही क्यों, तो वो रो की तरफ देखने लगता है। रो को लगता है कि कहीं वो उसका पोल ना खोल दे, लेकिन निक यहाँ पर काफ़ी डिप्लोमेटिक आंसर देता है जिससे कि उसका भाई इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन निक का शर्त था कि जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक रो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बन करके काम करेगी, उससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। उसका भाई साफ तौर से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि निक कितना ज़्यादा रूथलेस है। लेकिन वो कहता है रो डिसाइड करेगी कि उसे मेरे साथ काम करना है या नहीं, क्योंकि वो बच्ची नहीं है। रो से जब निक पूछता है तो वो जानती थी कि वो उसके भाई को बता देगा उनके रिलेशनशिप के बारे में। अगर उसने हाँ नहीं कहा तो दैट्स वाई वो उसे हाँ कह देती है कि ठीक है वो निक के साथ काम करने के लिए तैयार है। निक के जाते उसका भाई उसे डांट लगाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद निक उसे कॉल करता है और कहता है कल से काम पर आ जाना, क्योंकि तुम कल से मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। रो फिलहाल आज रात पार्टी करने के लिए चले जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन निक उसे रिसीव करने के लिए आ जाता है क्योंकि वो रो को अपने काम करने का पूरा तरीका समझाना चाह रहा था। रो अपने भाई से डरते डरते निक के कार में आती है। फिर वो उसे डिनर करने के लिए लेकर के जाता है। वो रो को कहता है कि देखो ऐसा है ना, तुम्हें मेरी सारी बातें तो माननी पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाइयों को ये बात ना पता चले तो तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन करके काम करना ही पड़ेगा। रो यहाँ पर रेडी हो जाती है। वो अपने भाई को जैसे न तैसे करके मना रही होती है कि प्लीज़ उसे निक के यहाँ काम करने दे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो तुरंत ही कॉल करेगी। अब भाई उसका रो से बहुत ही प्यार करता था, दैट्स वाई वो उसकी ज़िद के आगे झुक जाता है और रो को कहता है ठीक है अगर निक तुम्हें थोड़ा भी परेशान करे तो हमें बताने के लिए। हम रो ओके बोल देती है। वो फिर अपने दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो लोग फुल और मस्ती कर रहे होते हैं। आज रात रो अपने दोस्त के ही घर पे रुकने का प्लान करती है। ऑफिस के बाद निक रो को कॉल करता है तो वो थोड़ी सी ड्रंक थी। वो उसे कहती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ है। निक कहता है वो उसके फ्रेंड के घर के बाहर है, वो 2 मिनट में बाहर आ जाए। तो रो को जैसे तैसे करके अपना सारा सामान पैक करना पड़ता है, जो कुछ भी वहाँ पर अपने फ्रेंड के घर पर लेकर के आई थी। और फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम तो आज रात मेरे साथ रहने वाली थी, तो फिर तुम कहाँ जा रही हो। तो रो कहती है एक्चुअली मेरा फ्रेंड मुझे लेने के लिए आया और मुझे जाना पड़ेगा। और फिर वो निक के साथ घर चली जाती है, जहाँ पर कि वो निक को कह रही थी ड्रंक कंडीशन में कि वो बहुत ही हैंडसम है और वो उसे डे 1 से पसंद करती है। निक ने सोचा नहीं था कि रो कुछ इस तरीके से उसे कन्फेस करने वाली है। वो यहाँ पर फुद्दू जैसी हरकतें कर रही होती है और निक उसे संभाले जा रहा था। हालांकि रो को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ड्रंक होने के बाद वो बहुत ही दर दर की बातें कर रही होती है। और जब वो फ्रेशन अप होकर के आता है तो रो उसका इंतज़ार कर रही थी। वो कहती है ताकि मैं तुम्हारे साथ मेकआउट कर सकूं। निक के मना करने के बावजूद भी वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। लेकिन अगली मॉर्निंग जब रो की नींद खुलती है तो वो ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि वो सच में यहाँ पर इस तरीके से निक के साथ इंटीमेट हुई है। वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाली शाय फील करने लगती है। निक यहाँ पर उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए बोलता है, सॉरी ऑफिस चलने के लिए बोलता है।
जहाँ पर कि वो उसे अपनी सेक्रेटरी बना के लेके गया था। ऑफिस में सब जगह बात चल रहा था, ये कौन है, तो उसका सेक्रेटरी सबको बताता है कि रोहू हो सकता है कि निक की होने वाली गर्लफ्रेंड हो। सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। निक यहाँ पर रोहू को उसे अपना काम करने के लिए बोल रहा था और रोहू यहाँ पर बस इधर उधर का टाइम पास कर रही होती है। वो तो बस निक के ऑफिस उसके कहने की वजह से आई थी। तभी उसे यहाँ पर उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और उसकी फ्रेंड उसे अपने साथ पार्टी करने के लिए चलने बोलती है। अब रोज़ सोचती है कि वो निक को कैसे ना कैसे करके तो मना ही लेगी ताकि वो पार्टी करने के लिए जा सके। और जब इस तरीके से निक को वो कह रही होती है तो निक उसे मना कर देता है। अब रो उसे पटाती है कि प्लीज़ 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 उसे जाने दे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इस तरीके से वो उसे जाना अलाउ कर देता है। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और जिस इंसान के बारे में वो ढूंढ रहा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। निक यहाँ पर रो से कहते हैं कि अब तुम मेरी पर्सनल लाइफ में आ चुके हो, मेरी बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। रो इसे किस करके कहती है डोंट वरी, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने भाई के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके भाई ने बहुत सारे मेल मॉडल्स बुक किए हुए थे और वो अपने बहन को अपने साथ पार्टी करने के लिए चाह रहा था ताकि वो गू से मूव ऑन कर जाए। रोहू को तो गू का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि उसे निक का कॉल आता है तो रोहू झूठ बोल देती है कि वो केवल अपनी फ्रेंड के साथ है और वो क्लब में नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है आओ, मेल मॉडल सारे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर ही तो पार्टी बची है, बातें बाद में कर लेना। जब भी बात निक को पता चलता है तो वो कहता है कि 2 मिनट में वो उसके क्लब के नीचे आ रहा है और 3 मिनट में वो कमरे के बाहर आ जाए। जैसे ही वो कैसा ऐसा कहता है तो फिर रोहू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जानती है कि वो पूरा फंस चुकी थी, तो फिर वहाँ पर मजबूरी में उसे अपना बैग वैग ले करके तो वहाँ से जाना ही पड़ता है। निक उसे कह रहा होता है कि ओह तो ये तुम्हारी पार्टी चल रही है। रोहू निक को जैसे तैसे करके मना रही होती है कि उसके भाई ने एक्चुअल में बुक किया था, उसने नहीं। कार में जब वो लोग लौट रहे थे रोहू की फुद्दू वाली हरकतों को निक बर्दाश्त कर रहा होता है। निक का असली रूप अब तक रोहू ने देखा नहीं था कि वो जब गुस्सा होता है या फिर अपने पर्सनल लाइफ में वो कैसा है। वो केवल रोहू के लिए ही सॉफ्ट हार्टेड था, ये बातें रोहू को पता नहीं था। वो टायर्ड थी, सो जाती है तो निक उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो सो रही होती है और निक जिस इंसान को ढूंढ रहा था वो मिल चुका था। अप्रॉक्स वो उसके खुद के डैड थे जो कि उसकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो उनकी मिस्ट्रेस थी और उन्होंने निक को बॉर्न करने के बाद इतना उसकी वाइफ को टॉर्चर दिया था कि बेचारी मारी गई थी। और अब वो उसके बेटे को ढूंढने के लिए उसके डैड को पकड़ करके यहाँ पर लेकर के आया हुआ। रोहू ये सारी चीज़ें देख रही होती है। निक के डैड के साथ जो इंसान यहाँ पर आया था वो शुरुआत में तो निक से घबरा रहा होता है, लेकिन निक उसे अच्छी खासी पिटाई करता है और बोलता है कि लगता है कि तुम लोग अपनी औकात भूल चुके हो। तभी वो लड़का उठ करके निक पर अटैक करने के लिए आ जाता है और निक सेल्फ डिफेंस में वो नाइफ उसी की तरह घुमा देता है और वो नाइफ उस इंसान को लग जाता है, जिसे देख करके रोहू गलती से चिल्ला देती है। फिर वो जल्दी से कमरे का दरवाज़ा लॉक करती है और अपने भाई के कहे हुए बातों को सोचने लगती है। वो निक से काफ़ी घबरा रही थी, उसे ऐसा लगने लगता है कि वो सच में एक क्रिमिनल है। उसके भाई ने झूठ नहीं कहा था। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है रोहू मुझे देख करके घबराएगी तो नहीं ना, उसे तो पता तो नहीं ना चल गया। फिर वो रोहू से बात करने के लिए जाता है। उसका डैड उसे कहता है तुम अपने ही बाप के साथ ऐसा कर रहे हो। निक कहता है जब तुमने मेरी मॉम को मरने पर मजबूर किया था तब तुम्हारा कहाँ था, ये बाप की बाप था, अब आए हो बाप बनने के लिए। थोड़ी देर बाद वह रोहू के कमरे में जाता है, जहाँ पर कि रोही डरी कमरे से बैठी हुई थी। निक की मॉम ने उसे सिखाया था वो जिस इंसान से प्यार करेगा उसके साथ कभी रूथलेस नहीं होगा। रोहू रोते हुए निक को कहती है कि वो उसे जाने दे, वो बाहर किसी को ये बातें नहीं बताएगी। निक उसे कहता है ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन कम से कम कुछ बातें समझ लो, मैंने उस इंसान को मारा नहीं है, मैंने सेल्फ डिफेंस में रिएक्ट किया था। और दूसरी बात वो भी मरा नहीं है, वो जिंदा है, मैंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया। रोहू कहती है ठीक है मैंने सारी बातें सुन ली, फ़िलहाल मुझे जाने दो। वैसे तो निक का घर शहर के बाहर था और उसका घर काफ़ी बड़ा था और रात होने की वजह से रोहू को रास्ता नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रही थी तो निक उसे जाने के लिए अलाउ कर देता है।
अब वो उसे रास्ता भी बताता है कि जाना किधर से है। और वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, वो इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है, एक छोटे से घर में ही इस तरीके से भूल जाएगी। निक को लगने लगता है कि कहीं इस इंसिडेंट के बाद रोज सच में उसे छोड़ करके जाने के बारे में ना सोचे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि रोज उसे छोड़ के जाए। वो ऊपर बालकनी से रो को जाते हुए देख रहा था। तभी रो यहाँ पर रास्ता भटक करके दूसरी तरफ निकल जाती है और कुछ बदमाश लड़के यहाँ पर आकर के रो को छेड़ने लगते हैं। रो यहाँ पर खुद को सेव करने का कोशिश कर रही थी, तब तक वहाँ पर निक आ जाता है। वैसे तो वो 24 घंटे अपने सेक्रेटरी के साथ रहता है, लेकिन जब हीरोइन को बचाना है तो हीरो को तो अकेले ही आना पड़ेगा। वो इन 3 लड़कों से 3 मर्दों से लड़ने के लिए अकेले आ जाता है और इस चक्कर में बेचारा थोड़ा सा मार भी खा जाता है। हीरोइन इम्प्रेस वो से कह रही होती है कि अरे यार तुम्हें अकेले आने की क्या ही जरूरत थी। वो दोनों वहीं पर बैठ करके बात कर रहे होते हैं। वो अपने डैड के बारे में कुछ बता रहा था रो को, किस तरीके से उसके डैड ने उसकी मॉम को इतना टॉर्चर किया था, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा रूथलेस हो गया है और वो अपने भाई को ढूंढ रहा है। इन सब का जिम्मेदार उसके भाई है। कैसे न कैसे करके उसे सारी बातें बताता है, तो रो यहाँ पर उनकी बातों को समझ जाती है और वो जानती थी कि वो इतना बुरा नहीं है जितना बुरा कि यहाँ पर इस तरीके से उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में मिलती है तो वो उससे अच्छे से बिहेव कर रही थी और यहाँ पर जो निक था वो रो को अपने साथ काम करने के लिए हमेशा के लिए रखना चाहता था, क्योंकि वो उसे काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही होती है। रो को अब निक के साथ अच्छा लगने लगा था और वो उसके साथ एक रियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप रखना चाह रही होती है। और फिर निक रो को अपने साथ एक पार्टी में लेकर के जाता है, जिस पार्टी में सब जब पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन है, तो वो बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है कि एक्चुअल में ये कोई और नहीं मेरी फियोंसे है। अब वो सोचने लगती है कि मैं इसकी फियोंसे कब से बन गई। और निक से इस बारे में पूछता भी है। निक उसे कहता है मैं तो बस यूं ही बोल दिया था। तभी एक गर्ल आती है जो कि निक को पसंद कर रही होती है और वह रो का इंसल्ट करने लगती है। रोज से कहती है बहन अगर तू इसे पसंद करती है तो तू इससे बोलना, मुझे टारगेट करने का क्या ही फ़ायदा है। वो इसलिए रो को टारगेट कर रही थी क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से वो जो है जानती थी कि वो उसकी फियोंसे है। वो कहती है मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। निक कहता है क्या फ़र्क पड़ता है। फिर निक को स्टेज पर जाना था, वो स्टेज पर जाता है तो वो लड़की यहाँ पे रो को आकर के जानबूझ करके धक्का दे देती है और पास में रखा हुआ वेस गिर के टूट जाता है। रो को याद आने लगता है कि बचपन में जो ऐसा होता था उसकी फैमिली वाले उसकी कितनी पिटाई करते थे। वो वापस से घबरा जाती है। निक उसे संभालते हुए कहता है तुम्हारी गलती नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो रो को वहाँ से लेकर के जा रहा था। जाने से पहले वो अपने सेक्रेटरी को कहता है पता लगाओ रो को किसने धक्का दिया है और वो जो भी इंसान होगा वो ज़रूर ही पनिशमेंट पाएगा। रो यहाँ पर निक के पास थोड़ा रिलैक्स फील करती है। बचपन का ट्रॉमा उसका अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। निक को नहीं पता था रो ने क्या कुछ झेला है, इतनी वो खुश रहती है हमेशा। उसका बचपन भी इतना ट्रॉमा वाला है। वो रोज से कहता है कि मैं सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने का मौका दोगी। कुछ सोचने के बाद रो ओके कह देती है, क्योंकि वो देख रही थी कि निक भले ही दुनिया के लिए रूथलेस है, लेकिन वो उसके लिए एक परफेक्ट बंदा है जिसके साथ कि वो अपना फ्यूचर बिताने के बारे में सोच सकती है। और इसी वजह से वो निक को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए अलाउ कर देती है। थोड़ा थोड़ा तो पसंद वो भी करने लगी थी, लेकिन वो निक के कन्फेस करने का इंतज़ार कर रही थी। जब वे कन्फेशन क्लियर होता है तो फिर दोनों कार में एक दूसरे को कुछ देर तक किस करते हैं। अगले दिन वो निक को एज बॉयफ्रेंड अपने भाई लोगों से मिलाने वाली थी। उसके भाई लोगों को पता चलता है कि रो को नया बॉयफ्रेंड कोई और नहीं निक है, तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। निक के बारे में उन्हें जो भी रूथलेस चीज़ें पता थी उस हिसाब से तो वो लोग निक को कभी भी रो के बॉयफ्रेंड ना बनने दें। निक को वो लोग कहते हैं हमें हमारी बहन से अकेले बात करना है। निक बाहर चले जाता है जहाँ पर कि 18 ईयर्स के बाद का जितना भी रूथलेसनेस निक के बारे में उसके भाई लोगों को पता चला था, वो रो को एज इन्फॉर्मेशन ला करके दे देते हैं और कहते हैं सोचो तुम्हें कैसे क्रिमिनल के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हो। रो उसे कहती है ये सब कुछ आपने 18 ईयर्स के बाद का पता लगाया। 18 साल तक निक के साथ क्या हुआ था जिस वजह से कि वो ऐसा हो गया, मुझे ये जानना है, मुझे सारा सच्चाई जानना। और अगर तब भी मुझे लगा कि हाँ निक में गलती है तो फिर मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसे तो मैं निक से बहुत ही प्यार करती हूँ और वो मेरे लिए परफेक्ट है, मैं उसे किसी हालत में छोड़ नहीं वाली। जब रो ऐसा बोलती है तो उसके भाई लोग समझ जाते हैं कि रो से इज्जत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसका बड़ा भाई कहता है कि ठीक है
और निक के बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगा करके ज़रूर ही आएगा उसे बताने के लिए। और इधर हम लोग देखते हैं कि निक अपने भाई को जो ढूंढ रहा होता है, उसे थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा था उसका भाई किधर हो सकता है। अब तक उसकी फैमिली को रऊ के बारे में नहीं पता था। निक की कोई कमजोरी उनके पास नहीं थी, इसीलिए वो लोग निक को हरा नहीं पा रहे होते हैं। और निक रऊ को इस तरीके से अपनी कमजोरी बना करके सबके सामने लाना भी नहीं चाह रहा था। और वो एक सीक्रेट बिजनेस ट्रिप पर निकल रहा था अपने उस बदमाश भाई को पकड़ने के लिए रऊ को बिना बताए। तभी वहाँ पर रऊ आ जाती है और वह निक से पूछने लगती है कि क्या वो उसे चीट कर रहा है, वो उसे क्या छुपा रहा है, इतना सीक्रेटली सेक्रेटरी से क्या बात हो रहा था। निक उसे कहता है कि कुछ भी सीक्रेट नहीं है, एक्चुअल में मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था तो बस इसी बारे में उससे डिस्कशन कर रहा होता हूँ। अगले 4-5 दिनों के लिए मैं बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ। रऊ को नहीं पता था कि इस बिजनेस ट्रिप पर निक वापस आएगा या नहीं, इस बात की उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं और निक यहाँ पे रो को कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। आने के बाद मैं तुम्हारे घर वालों से शादी का हाथ मांगने के लिए जाऊँगा। रोज की इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसे पता नहीं था कि निक से वो दोबारा मिलेगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। अगली सुबह जब वो जगती है तो निक जा चुका था। उसने उसके लिए नोट छोड़ा था कि वो बिजनेस ट्रिप पर निकल रहा है, वो उसके इंतज़ार करे, वो जल्दी ही आएगा। रो अपने भाई लोगों से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि निक के पास्ट के बारे में उसके भाई लोगों ने सब कुछ पता लगा लिया था और वो रो को बता देते हैं। यहाँ पर रो को पता चलता है कि निक को किस तरीके से खुद ही उसके डैड ने इतना टॉर्चर किया था। डैड से वो बड़ा होकर के अब नहीं डैड से इतना नफरत कर रहा था। और ये सब कुछ सच जानने के बाद भी रो निक के साथ रहना चाह रही थी। जो निक का बटलर था वो आकर के बोलता है कि एक्चुअल में निक अपने उस बदमाश भाई को पकड़ने के लिए गया है। उसे डाउट था कि वह नहीं लौटेगा, इसी वजह से उसने अपने शेयर्स रो के नाम कर दिए हैं। अब रो को निक की फिक्र हो रही थी, वो अपने भाई लोगों से हेल्प मांगती है, उसे अपने बॉयफ्रेंड की जान बचानी है। उसके भाई लोग यहाँ पर रो का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। निक की जान खतरे में थी। अब रो उस सेक्रेटरी से पूछती है निक किधर हो सकता है, तो वो उसे बताता है कि वह शहर में गया है और कुछ कुछ जगहों के एड्रेसेस दे देता है कि निक इन प्लेसेस पर हो सकता है। रो अपने भाई और भाई के ऐसे गार्ड्स लोगों को लेकर के उस प्लेस के लिए जल्दी ही जल्दी निकल जाती है। वो सारे भाई समझ चुके थे कि रो निक से बहुत ही प्यार करती है, तो इन दोनों को अलग करना सही नहीं होगा। दूसरी तरफ निक अपनी पलटन को लेकर के उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर कि उसका भाई निक से भागते फिर रहा था। दोनों टीम के बीच यहां पे लड़ाई झगड़े होने वाले थे। निक को पता था कि अगर वो मर भी गया तो वो अपने भाई को मार करके ही मरेगा। दोनों गुटों के बीच यहाँ लड़ाई हो रही थी जिसमें कि उसका भाई इंजर्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो निक को इंजर्ड करने वाला था, उसे मारने वाला था, रो यहाँ पर आ जाती है अपने भाई और अपने टीममेट्स को लेकर के। और वो लोग यहाँ पर उन बदमाश लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़ करके जेल भेज देते हैं। निक उसे कहता है ऐसे डेंजरस प्लेस पर तुम क्यों आए। रो कहती है तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानते क्या, इतने इंपॉर्टेंट मिशन पे तुम गए थे जहाँ से कि तुम लौटोगे या नहीं, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और तुमने मुझे ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। निक रो से माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ पर वो जिन लोगों को एक्चुअल में जेल भेजना चाहता था वो तो जेल जा चुके थे। निक रो यहाँ पर फाइनली एक हो जाते हैं। अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए निक ने अपने शेयर्स के 50% शेयर ऑलरेडी रो के नाम कर दिए थे, जिसका कि प्राइसेस बिलियन में था। उसकी फैमिली और स्पेशली उसके तीनों भाई ये देख कर के काफ़ी खुश हो जाते हैं कि निक चाहे जैसा भी हो वो उनकी बहन के लिए बहुत ज़्यादा ही सीरियस है और इस तरीके से वो लोग उनके रिश्ते को हाँ कह देते हैं। अगले ही दिन निक और रो जा कर के दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन अब भी कुछ लोग थे जो कि उनकी खुशी से जल रहे होते हैं, जैसे कि जीजी। अब वो करीब हो चुकी थी, अब तो रो की मॉम भी उसका सपोर्ट नहीं करती थी, तो वो एक होटल में काम कर रही होती है जहाँ पर कि निक और रो जाते हैं। ये देख करके जीजी उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी उसकी मैनेजर आती है और जीजी को जॉब से निकाल देती है, ये कहते हुए कि तुम हमारी कस्टमर से इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो। जीजी को जो भी एक जॉब मिला था उसे भी वहाँ से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर निक ने रो के लिए वेडिंग रिंग ऐसे खरीदा था तो वो उसे रिंग पहना देता है। रो ये देख कर के काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन गू
रो के भाई से मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाता है और कहता है कि वो वापस से रो के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। वो तुरंत ही रो को कॉल करता है ताकि वही आकर के यहाँ पर उसे सबक सिखाए। और फिर रो यहाँ पर आती है। वो तो निक के साथ पब्लिकली शादी करने का प्रिपरेशन कर रही थी। गो को देख करके उसका मुंह ही बन जाता है। वो उसे कहती है, तुम मेरी पार्टी ख़राब करने के लिए आए हो? लाइक लिटरली तुम्हें सही बंदे नहीं मिली तो इसमें मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे पीछे थी, तुम्हें मेरा बिल्कुल भी कदर नहीं था। और अब मैं निक से प्यार करती हूँ और उससे जल्दी ही शादी करने वाली हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने और निक ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है, तब मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। खिसक लो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊं। गो यहाँ पर रो से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन रो को इन बातों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, चाहे जो भी हो जाए। तभी वहाँ पर निक रो के सपोर्ट में आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या कोई है जो मेरी बेबी गर्ल को बुली कर रहा है। रो को इतना सपोर्ट मिल रहा था कि वो काफ़ी खुश थी। एक तरफ उसके भाई थे, दूसरी तरफ निक था, और चारों ही मिल करके रो को कुछ ज़्यादा ही पैम्पर कर रहे होते हैं। गो को फिलहाल वहाँ से निकाल दिया जाता है। निक और रो कहानी के एंड में शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये लवी डवी ड्रामा अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।